हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, द टॉपिक इज बॉन्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसका जो फर्स्ट पार्ट है अबाउट कि कैसे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर डिस्कवर हुआ था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड किसने डिस्कवर किया था, उसके पीछे कौन कौन से लोग थे, वो हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत क्लियर तरीके से डिस्कस किया है। और आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का जो नोट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, और उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो यहां तक हमने बहुत क्लियर तरीके से देखा था कि कैसे अलग अलग जो कार्बन कंपाउंड है वो कैसे नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, या फिर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो रहे हैं वो कार्बन प्रिपेयर क्यों करता है, उसके पीछे क्या अलग अलग रीजन है, या फिर उस क्या रीजन है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, एंड द हेडिंग इज कार्बन फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू, कि सबसे पहले जितने भी आपके कार्बन होते हैं वाई दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स, तो उसके पीछे रीजन है वो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं, कार्बन फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू, यानी कार्बन अलग अलग कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है और उसके पीछे क्या रीजन है, वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा पूरा का पूरा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड यहाँ पे पूरा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन है, ओके, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कैटेनेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैटेनेशन, वो हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में देखेंगे विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूं, और हेडिंग है इज कैटेनेशन। ओके, व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ कैटेनेशन। तो ये थोड़ा सा बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि सपोज हमारे पास जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स अ सिंपल केमिस्ट्री बिटवीन द कार्बन या फिर हाइड्रोजन में आप ले लो। अगर कोई भी कार्बन है वो मोस्टली हाइड्रोजन के साथ सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, फिर वो किसी और एटम्स के साथ, किसी और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जा सकता है। लेकिन अगर आप कैटेनेशन का स्टार्टिंग प्रोसेस देखोगे कि सबसे पहला जो कार्बन होता है वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, तो सबसे पहले कार्बन होता है, कार्बन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विथ इटसेल्फ ओनली। ओके, यानी खुद के साथ सबसे पहले बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये बॉन्ड आपके नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच होते जाते हैं। जैसे अगर दो कार्बन है तो दो कार्बन एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इसके लिए वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, या एक दूसरे से रिपल नहीं करते हैं, या एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। तो उनके बीच में एक स्टेबल जो बॉन्ड होता है वो फॉर्मेशन के लिए आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये है बहुत बेसिक केमिस्ट्री अबाउट द कैटेनेशन। तो सबसे पहले यहां पे हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हाट इज कैटेनेशन। तो कैटेनेशन है कि जितने भी कार्बन एटम है, ओके, कैटेनेशन इज कार्बन एटम लिंक टू link to other carbon atom. Okay, link to other carbon atom to form long to form long और अभी यहां पे जैसे मैंने यहां पे बोला है कि कैटेनेशन इज द प्रोसेस टू वन कार्बन लिंक विद द अदर कार्बन, ओके, एंड टू फॉर्म द लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। विदाउट एग्जांपल ये चीजें थोड़ा सा समझना इतना इजी आपको नहीं लगेगा। ओके, तो सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो कार्बन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिए टू कार्बन। ओके, अभी दो कार्बन के बीच में सबसे पहले क्या फॉर्म करूंगा, मैं बॉन्ड फॉर्म करूंगा। तो एक कार्बन इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन, ओके, और कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो ऑलरेडी अगर आप कार्बन 1 एंड 2, अगर इसको मैं नेमिंग कर देता हूं, ये सपोज कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है,
तो कार्बन 1 अगर आप देखोगे तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे अगर वैलेंसी हम यहाँ पे काउंट करो तो वैलेंसी ऑफ कार्बन 1 सेटिस्फाई करती है। उसके बाद बाकी के 3 वैलेंसी कहाँ आएगी, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाले कार्बन में देखोगे तो एक जो इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंसी है वो ऑलरेडी किसके साथ अटैच है, टू द अनदर कार्बन। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इस तरीके से जो कार्बन होते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 4 कार्बन ले लिया, ओके, और 4 कार्बन में जो हमारे पास बॉन्ड होगा वो कैसे फॉर्म होगा। सपोज ये मेरे पास पहला कार्बन है, इज अटैच टू द सेकंड कार्बन इज अटैच टू द थर्ड कार्बन और थर्ड कार्बन इज अटैच टू द फोर्थ कार्बन। ओके, ये यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज सेकंड, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। अगर हम सबकी वैलेंसी चेक करें तो अगर फर्स्ट कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक सेटिस्फाई कर रही है, कितनी बाकी है, 3 बाकी है, 1 2 3। सेकंड कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, एक यहाँ पे है और एक दूसरी यहाँ पे है, बाकी की कितनी, 2 यहाँ पे हमने लगा दी। थर्ड कार्बन में भी देखोगे तो 2 वैलेंसी कंप्लीट है, ये मेरे पास थर्ड वैलेंसी, ये फोर्थ वैलेंसी। अगर आप फोर्थ कार्बन देखोगे तो फोर्थ कार्बन में सिर्फ एक ही वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी की 3 वैलेंसी इस तरीके से आ जाएगी। तो ये है मेरे पास एक नॉर्मल जो हम लोग ये बना रहे हैं 2 कार्बन का 4 कार्बन का एक ये कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा था कि एक लॉन्ग चेन भी ये फॉर्म कर सकता है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन के लिए इसने ये चेन फॉर्म की, ये 4 कार्बन का हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप 6 कार्बन ले लो, 8 कार्बन ले लो, तो 8 कार्बन भी इसी तरीके से ऐसे लॉन्ग चेन में क्या हो गए, अटैच हो गए। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। ओके, ये चेन स्ट्रक्चर है और चेन स्ट्रक्चर ये आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया है। सपोज अगर मैं इसी एग्जांपल को, जैसे हमने और भी पढ़ा है कि हमने ब्रांच चेन भी हम इसका प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ब्रांच चेन, सपोज मेरे पास यहाँ पे 5 कार्बन है। ओके, अभी 5 कार्बन का हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल। तो हमारे पास 5 कार्बन को हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं इन लॉन्गेस्ट चेन। तो ये मेरे पास पहला कार्बन इज अटैच टू द सेकंड कार्बन, सेकंड इज अटैच टू द फोर्थ कार्बन, फोर्थ इज अटैच टू द फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन हो गए। सबकी वैलेंसी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, थर्ड कार्बन की वैलेंसी इज ऑल्सो कंप्लीट, फोर्थ कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई और फिफ्थ कार्बन की वैलेंसी भी यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये इस तरीके से मेरे पास 5 कार्बन का मैंने एक सबसे लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर दिया। लेकिन अगर मैं इसी का यहाँ पे एक ब्रांच चेन प्रिपेयर करूं, ये मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 5 कार्बन लेता हूं और 5 कार्बन का यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर अगर मैं प्रिपेयर करता हूं, तो ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर होगा। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने 5 कार्बन ही लिए थे। तो ये मेरे पास पहला कार्बन इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन अटैच टू द फोर्थ कार्बन और फोर्थ कार्बन इज अटैच टू द थर्ड कार्बन इज अटैच टू द फोर्थ कार्बन। यहाँ पे 4 कार्बन है, एक कार्बन को मैंने क्या किया, सेकेंड कार्बन से अटैच कर दिया। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ जो कार्बन है वो कितने हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये मेरे पास फिफ्थ कार्बन है। ओके, अगर इसकी वैलेंसी मुझे सेटिस्फाई करनी है तो फर्स्ट कार्बन में देखोगे तो एक ही वैलेंसी है, तो इसको 3 कर दिए। सेकेंड कार्बन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक वैलेंसी इनकम्प्लीट थी तो उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आप थर्ड कार्बन देखोगे तो थर्ड कार्बन में 2 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी तो उसको हमने कंप्लीट कर दिया। फोर्थ में 3 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी तो उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फिफ्थ कार्बन में भी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी, उसको भी हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से ऐसे जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर होते हैं उनको हम मोस्टली क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। अगर आप चाहिए तो इसी का हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, अगर मैंने 6 कार्बन कंपाउंड लिया तो 6 कार्बन को अटैच कर देते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। ओके, यहाँ पे मैंने ये 6 कार्बन ले लिया और 6 कार्बन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये मेरे पास इसकी वैलेंसी इस तरीके से मैंने सेटिस्फाई कर दिए। ये मेरे पास सेकेंड कार्बन की वैलेंसी, ये मेरे पास थर्ड कार्बन की वैलेंसी, ये मेरे पास फोर्थ कार्बन की वैलेंसी, ये मेरे पास फिफ्थ कार्बन की वैलेंसी और ये मेरे पास 6 कार्बन की वैलेंसी। ओके, अगर सपोज मैं इसी का एक ब्रांच चेन यहाँ पे बना दूं
ओके, और यहाँ पे हर एक स्टेप देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसका ब्रांच चेन अगर प्रिपेयर करूं, ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये मेरे पास फोर्थ कार्बन हो गया, यहाँ पे मैंने एक फिफ्थ कार्बन बना दिया और यहाँ पे मैंने एक सिक्स्थ कार्बन बना दिया। ओके, ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन, ये मेरे पास सेकंड कार्बन, ये मेरे पास थर्ड कार्बन, और ये मेरे पास है फोर्थ कार्बन, एंड दिस वन इज अ फिफ्थ कार्बन एंड दिस वन इज अ सिक्स्थ कार्बन। करेक्ट है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे सबकी वैलेंसी कर दी तो ये 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे 3 ऑलरेडी हैं, 4 हो गया, यहाँ पे एक ही है तो 2 3 4 हो गए, यहाँ पे 2 है तो ये तीसरा और ये चौथा, यहाँ पे एक ही है तो ये मेरे पास 2 3 4 हो गए। तो इस तरीके से मेरे पास एक ब्रांच चेन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं इन साइक्लिक चेन, ओके, तो अगर मैं इसको साइक्लिक रिंग में या साइक्लिक चेन में कन्वर्ट करता हूं तो 6 के 6 जो कार्बन होंगे वो कैसे अटैच होंगे इन साइक्लिक फॉर्म। तो ये सपोज मेरे पास फर्स्ट कार्बन है, ये मेरे पास सेकेंड कार्बन है, ये मेरे पास एक और कार्बन हो गया थर्ड कार्बन, ये दिस वन इज अ फोर्थ कार्बन, ये मेरे पास फिफ्थ कार्बन हो गया और ये मेरे पास सिक्स्थ कार्बन हो गया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो कार्बन है इज अटैच टू द इन फॉर्म ऑफ रिंग, और इसकी वैलेंसी आप कैसे सेटिस्फाई करोगे। सपोज ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास 6 है। ओके, तो आप इसको कैसे नंबरिंग दे देते हैं, एक कार्बन है, 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये मेरे पास एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, उसी तरीके से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सबकी वैलेंसी 2 2 कंप्लीट है, तो 2 वैलेंसी हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। और ये वैलेंसी सबसे पहले हम किसके साथ कंप्लीट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे आपको कैटेनेशन बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैटेनेशन का हम लोग इस्तेमाल करके हम बहुत लंबा चैन भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांच चेन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और साथ साथ में जो साइक्लिक है उसका भी यहाँ पे फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। और इससे हम एक और कुछ चीजें हैं, जैसे बहुत लंबा जो चैन होता है, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो भी हम क्या कर सकते हैं, इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, आई होप आपको ये कैटेनेशन बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड हम देखते हैं, जो सेकंड हमारे पास रीजन है टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो है एबिलिटी टू फॉर्म द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग इज द एबिलिटी टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, यानी हम अगर सिंपल कार्बन को अगर हम अटैच करके एक सिंगल बॉन्ड अगर हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्या हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी उसके अंदर हम बना सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन प्रिपेयर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इट्स अराउंड 2.5। ओके, और ये ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो इसमें कार्बन के पास जो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, तो इजीली वो एक सिंगल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है, डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है, और साथ साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है, वो आपको लिखनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज अराउंड 2.5। ओके, और ये है विच इज नाइदर टू लो और हाई। ओके, ना ही ये बहुत ज्यादा है ना ही ये बहुत कम है। इसकी वजह से जो कार्बन होता है बहुत इजीली क्या कर सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो इजीली करता है। दूसरा है, कार्बन में एक और चीज आपको देखने के लिए मिलती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बहुत ज्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो, तो इसमें जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, या फिर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और अगर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, चाहे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन टू एटम्स, वो आपको देखने नहीं मिलती है। ओके, और चाहे वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि मोस्टली जितने भी आपके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अराउंड ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें होता है आपका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आपको बहुत क्लियर तरीके से देखने के लिए मिलता है। और ये चीजें आगे हम देखेंगे भी कि किस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिलता है। और व्हाट इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप मोस्टली आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में पढ़ते हो, यानी आयोनिक बॉन्ड। लेकिन जहां पे भी आपको म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखते हो तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो अगर आप उनको एक्स्ट्रा हीट दो या फिर उसमें से अगर आप हीट निकाल दो तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन उनका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक बार अगर कोई आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें आप हीट दो या हीट उसके अंदर से निकालो, उससे उसको कंपाउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जो उसका प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मोस्टली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप एक्स्ट्रा हीट दोगे तो इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अनदर प्रोडक्ट या फिर अनदर कंपाउंड्स में। तो ऐसा मोस्टली बिकॉज ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वीक होते हैं। ओके, अगर कोई वीक बॉन्ड है तो इजिली उसको क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ओके तो यहां तक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा कि कैसे जो कार्बन होते हैं दे आर फॉर्मिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, ओके, डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है मोस्टली कैसे होता है, बिकॉज कार्बन जो होते हैं, कार्बन फॉर्म पी पाई टू पी पाई। ओके, बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से उसमें आपको जो मल्टीपल्स बॉन्ड होते हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं। मल्टीपल्स बॉन्ड ड्यू टू पी पाई फॉर्मेशन, यानी जो भी पी ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पाई बॉन्ड क्या होता है, एक से ज्यादा जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें मोस्टली आपको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज मैंने एक ये ले लिया, इथीन ले लिया। ओके ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज है, थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिखे, ओके, तो डबल बॉन्ड में आप ये समझ जाना हो कि उसमें आपको इन लगा होगा। और कहीं पे भी अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो ट्रिपल बॉन्ड में आप समझ जाना कि वाई उसके अंदर लगा होगा YNE। ये मेरे पास एक सिंपल सा ट्रिक है। अभी सपोज मेरे पास अलग अलग एग्जाम्पल आए, हर एक एग्जाम्पल में आप नोटिस करना कि जो मैंने ऊपर लिखा है चाहे वो ENE हो या फिर YNE हो, ये आप कहीं नोट डाउन करके रख लो कि अगर आपका डबल बॉन्ड आता है तो ENE होगा, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड आता है तो YNE होगा हमेशा। अगर आपका सिंगल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड में हमेशा क्या होगा, इस ANE। ओके, जो भी आपका रूट नेम होगा, रूट नेम के बाद आपका ये जो सफिक्स है वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ये चीजें भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है इथीन का। ओके, अभी अगर आप सफिक्स देखोगे तो यहाँ पे सफिक्स में क्या है, ENE है, यानी इसके अंदर क्या होगा, ट्रिपल डबल बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पे इथीन है तो इथीन में जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ओके, जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे इथीन में वो कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। तो सपोज 2 कार्बन है, 2 कार्बन को मैंने अटैच कर दिया ENE से, यानी डबल बॉन्ड से। अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो अगर सपोज मैंने क्या किया,
ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन है और ये मेरे पास सेकंड कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, 2 वैलेंसी बची, तो यहाँ पे एक वैलेंसी, यहाँ पे एक वैलेंसी। और मोस्टली हम लोग वैलेंसी किससे कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। सेकंड कार्बन में भी अगर 2 वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 वैलेंसी क्या हो गई, यहाँ पे बाकी रह गई। तो इसको भी हमने किससे सेटिस्फाई कर दिया, विथ हाइड्रोजन से। उसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, और ये मेरे पास एग्जाम्पल है इथाइन का। अगर आप देखोगे यहाँ पे सफिक्स क्या लगा है, मेरे पास YNE लगा है, और इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं, यहाँ पे 2 है। तो सपोज मैंने 2 कार्बन यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया, और 2 कार्बन किससे अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिया। अगर 3 यहाँ पे बॉन्ड मैंने प्रिपेयर कर लिया, तो सपोज कोई भी अगर आप पहला कार्बन मान लो या दूसरा कार्बन मान लो, तो कार्बन की वैलेंसी इज 4, और इसमें कितने हाइड्रोजन कम है, एक एक ही वैलेंसी कम है। तो इसको मैंने सेटिस्फाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आया तो ऑलवेज ENE आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड आया तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, YNE आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रीजन यहाँ पे लिखते हैं। जो थर्ड रीजन है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसमें हम लोग मोस्टली कार्बन के बारे में हम लोग देखते हैं कि वाई कार्बन इज रिएक्टिंग विथ एवरी एलिमेंट, और जब वो रिएक्ट करता है तो कैसा कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये जो हमारे पास जो हेडिंग है, ओके, द हेडिंग इज टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी क्यों होती है, 4 वैलेंसी क्यों होती है, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो कार्बन की वैलेंसी इज टेट्रा वैलेंसी, और वाई कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी। तो ये चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट रीजन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वाई द कार्बन इज फॉर्मिंग द कंपाउंड। तो नेक्स्ट रीजन है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन को हम समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ओके। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, करेक्ट है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2, ओके, 2s2 एंड 2p2, करेक्ट है। यानी अगर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2, 2s2 एंड 2p6। अगर हम इसका ग्राउंड स्टेट लिखे, यहाँ पे जहां पे एनर्जी अभी तक, यानी किसी के साथ इसने अभी तक बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है, क्योंकि ये हमारा इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट को हम लोग ऑलवेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राउंड स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ग्राउंड स्टेट में जो इसकी एनर्जी है वो अभी भी नॉर्मल है, यानी किसी के साथ ये रिएक्शन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो एज इट इज जहां पे जो इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में है उसी सेल में रहेंगे, वो किसी और शेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है मेरे पास 1s, ये है मेरे पास 2s, और 2p में नंबर ऑफ जो शेल होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 शेल यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम फिल करेंगे। 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 फिल कर दिए। 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 फिल कर दिए। 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा px, ये आ गया मेरे पास py, और ये मेरे पास हो गया pz। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपका px में और एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपका py में, ओके। ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट पे। अभी क्या होता है कि जब भी जो कोई भी कार्बन है या कोई भी दूसरे, अगर आप किसी भी एटम्स को ले लो, जब भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं तो वो एक्सेस एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। यानी अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन वो क्या करेगा, जो एनर्जी है, ओके, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ओके। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहां पे मैंने कहा कि जब वो ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट से
बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। अभी एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा कि जो हमारे पास 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पे जाएगा, pz में जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल गेट अनपेयर। ओके, तो ये अनपेयर्ड हो जाएगा 2s वाला। और उसके बाद जो नया एक्साइटेड स्टेट में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होगा एक्साइटेड स्टेट में, वो किस तरीके से फॉर्म होगा, यहां पे आ जाएगा मेरे पास 1s, यहां पे आ जाएगा ये मेरे पास 2s हो गया, और ये हो जाएगा मेरे पास अगेन 2p। तो हमारे पास 1s में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे, 2 थे। लेकिन 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कितने थे, 2 थे। लेकिन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन थे। ओके, और pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो pz में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फ्रॉम हियर टू हियर। और यही जो एक्साइटेड स्टेट में जो यहाँ पे ड्यूरिंग द एनर्जी रिलीज प्रोसेस एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके लोअर स्टेट से निकल के उसके हाईएस्ट स्टेट में चले जाता है और वहां पे जाके उसको कंप्लीट करता है। अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन है इट्स अ मोस्ट स्टेबल देन ग्राउंड स्टेट कार्बन। यानी जब ये किसी के साथ, किसी भी कार्बन के साथ जब ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है तो ये हाफ फिल हो गया। यहाँ पे तो ये अनस्टेबल कंडीशन में था, लेकिन अगर हाफ फिल है तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो इसके लिए बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी सारे के सारे जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है या फिर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। अगर एक बार स्टेबल कोई कंपाउंड हो गया या कोई भी एटम्स अगर वो स्टेबल हो जाते हैं तो ये उस कंपाउंड के लिए या फिर जो एटम्स होता है उसके लिए उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी जो ग्राउंड स्टेट से जितने भी पॉसिबल वे हो सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाने के, वो सभी के सभी जो एटम्स होते हैं वो ट्राई करते हैं। और एक बार स्टेबल हो गए तो वो फिर किस में चले जाते हैं, स्टेबिलिटी में चले जाते हैं। और फिर वहां से वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और अलग अलग जो रिएक्शन होते हैं उसमें दे आर टेकिंग पार्ट। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे कि जब भी वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, दे आर फॉर्मिंग हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग मोस्टली क्या काउंट करते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। यानी ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर टेकिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, या जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके अंदर सारे के सारे अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही पार्ट लेंगे। क्योंकि अगर जो पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने आप में स्टेबल है और अपनी स्टेबिलिटी कोई भी अपने आप से लूज नहीं करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्साइटेड स्टेट में देखोगे देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर है। यानी चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जाके किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्म करे। जैसा आप मोस्टली कार्बन के केस में देखते हो कि उसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी इज 4, और वो 4 अलग अलग आइटम्स के साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे CH4 हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ वैलेंसी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन भी क्या होते हैं, अटैच होते चले जाते हैं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक कितना है, एक S का है, और 3 P के कितने हैं, 3 P के हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेंट्रल एटम का या फिर जो बिगर एटम्स है उनका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं आफ्टर एक्साइटेड। जब वो एक्साइटेड में चले जाते हैं, जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाते हैं, तभी पॉसिबल हो सकता है। ओके, और sp3 की वजह से इसको हमने टेट्रावैलेंसी कहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल करके होता है। जैसे एक यहाँ पे S हो गया यानी सेंट्रल एटम हो गया, उसके कार्बन को हम ले Q, और यहाँ पे अगर आप कार्बन को देखोगे, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अगर आप कार्बन को देखोगे, ये मेरे पास सेंट्रल कार्बन है, इस अटैच टू द 4 हाइड्रोजन, यानी इसकी वैलेंसी के हिसाब से तो एक यहाँ पे आता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये हमारे पास चौथा हाइड्रोजन।
तो इसकी जो वैलेंसी होती है कुछ टेट्राहेड्रल करके बनती है, जिसके वजह से हम लोग इसको टेट्राहेड्रल वैलेंसी कहते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको प्रिपेयर होते हुए दिखता है। ओके, अगर आप इसकी वैलेंसी के बारे में बात करो तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, अगर ये कार्बन है, कार्बन के साथ अगर 4 हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिए, ओके, तो 4 हाइड्रोजन में अगर आप देखोगे तो ऑल आर फॉर्मिंग, यानी यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, करेक्ट है। लेकिन अगर सपोज मैंने क्या किया, 2 कार्बन ले लिया, ओके, अगर 2 कार्बन ले लिया, 2 कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे मैंने ये हाइड्रोजन एक लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो अगर आप कार्बन में यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे पाई है, करेक्ट है, एक पाई हो सकता है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, पाई एंड 3 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है अगर एक पाई में चले जाता है तो। अगर आप इसकी ये वाले बॉन्ड इसकी अगर ये वाले बॉन्ड की बात करो तो यहाँ पे एक पाई है और 3 सिग्मा हो जाएंगे, एक पाई, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। उसी तरीके से अगर आप ट्रिपल बॉन्ड में जाओगे तो 2 पाई हो जाएंगे, 2 सिग्मा हो जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड फॉर्म होने वाले हैं वो 4 ही बॉन्ड फॉर्म होंगे। आप किसी भी तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन आप कर लो। ओके, तो आई होप आपको ये टेट्रा वैलेंसी बहुत क्लियर तरीके से समझ में आई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाई वी आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन, तो उसके लिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ओके, वाई स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आर इंपॉर्टेंट टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहला यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ के लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है मीथेन का। ओके, तो अगर आप मीथेन में इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये मेरे पास मीथेन है, और ऑलरेडी मैंने कहा था कि इसका जो सफिक्स होता है उसके ऊपर आपका बहुत मेन ध्यान होना चाहिए। ANE है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर मीथेन है तो मीथेन में जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ओके, जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो कितने होंगे, एक ही कार्बन होगा। तो अगर एक कार्बन है, एक कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 4 होगी। तो ये एक मेरे पास हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये मेरे पास तीसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये मेरे पास चौथा हाइड्रोजन हो गया। ओके, अगर आप कोई भी एक बॉन्ड देखते हो, सपोज मैंने क्या किया, एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक बॉन्ड में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, एक बॉन्ड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक बॉन्ड इज इक्वल टू, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर CH4 बनाया, अगर इसी को मैंने डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया तो किस तरीके से होगा, ये मेरे पास एक कार्बन हो गया, ये एक डॉट हो गया, ये दूसरा डॉट, ये मेरे पास एक डॉट, ये दूसरा डॉट, ये एक, ये दूसरा, ये एक, और ये दूसरा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास हाइड्रोजन एटम्स। आप चाहो तो कोई और भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, बहुत इजी है। अभी इसमें क्या होता है कि कैसे यहाँ पे दे आर फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड। तो होता क्या है, जैसे ये कार्बन है, कार्बन में अगर आप देखोगे तो ये सपोज कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का यहाँ पे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का मेरे पास यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरे पास कार्बन का यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन है। ओके, और ये क्या है, अटैच विद द हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का एक है, ये मेरे पास हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरे पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। यानी एक कार्बन अलग अलग 4 हाइड्रोजन से अटैच होता है, और एक हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, मात्र 1 होती है। और जब भी यहाँ पे ऐसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो दे आर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है इन मीथेन, और सारे के सारे यहाँ पे अगर आप बॉन्ड देखोगे दे आर सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो यहां तक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं कि उसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया इथेन, के बाद ले लिया मैंने इथेन ले लिया।
अगर आप सफिक्स देखोगे तो सफिक्स में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, करेक्ट है। अगर डबल बॉन्ड आया और इथीन है तो इनके बीच में जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, अभी यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम वो प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मेरे पास एक कार्बन है अटैच विद द डबल बॉन्ड, ये सेकेंड कार्बन है, करेक्ट है। नहीं, ये हम लोग इसको टेट्रावेलेंसी यानी इथीन ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे ईन के हिसाब से ना। तो सॉरी, इथेन है, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये इथेन है, इथीन नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन इज 2, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं और इसकी वैलेंसी हम सेटिस्फाई करते हैं। ये मेरे पास एक, ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन, ओके, और ये मेरे पास आ गया तीसरा हाइड्रोजन। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन और ये मेरे पास तीसरा हाइड्रोजन, ओके। अगर आप इसको, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन देखोगे, इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे वो किस तरीके से होता है, तो ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास कार्बन का पहला लोब आ गया, ये मेरे पास दूसरा कार्बन है और दूसरे का पहला लोब। उसी तरीके से यहाँ पे ये कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये मेरे पास चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया और ये मेरे पास चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके। और ईच इलेक्ट्रॉन अटैच टू द सिंगल हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास पहला हाइड्रोजन है, ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन है, ये मेरे पास तीसरा हाइड्रोजन है, ये मेरे पास पहला हाइड्रोजन है, ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन है और ये मेरे पास है तीसरा हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सिग्मा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। अगर उसी तरीके से सपोज मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल ले लिया, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है ये थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया इथाइलिन का, या फिर आप इथीन बोल सकते हो। इथीन में यहाँ पे जो सफिक्स लगा है वो है मेरे पास डबल बॉन्ड का, ओके। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड ही है, ओके। यहाँ पे मेरे पास जो सफिक्स लगा है वो लगा है मेरे पास डबल बॉन्ड का, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है, ओके, जो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे लगे हैं वो कितने लगे हैं, 2 कार्बन लगे हैं। तो 2 कार्बन को सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये कर दिया, और 2 कार्बन अटैच हैं डबल बॉन्ड से, तो ये मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया, ये मेरे पास कार्बन आ गया। अगर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, उसी तरीके से यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, करेक्ट है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अभी कभी भी डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ओवरलैपिंग की वजह से। यानी सपोज यहाँ पे एक पी है, ओके, और ये पी क्या करेगा, अटैच होगा दूसरे पी से। तो पी में कैसे होता है कि ऐसे डबल डबल शेप आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जब डबल डबल शेप ऐसे अटैच होते हैं तो दे आर फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से इसमें क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस पे कितने पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, एक ही पाई बॉन्ड होगा। तो कैसे होगा, जैसे ये मेरे पास एक कार्बन है, ये कार्बन पहले तो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा ऐसे, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, और इसके बीच में क्या होगा, अभी ओवरलैपिंग होगा इस तरीके से, ये पहले कार्बन का पी ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन का पी ऑर्बिटल, और इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा और क्या फॉर्म करेंगे, दे आर फॉर्मिंग पाई ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा जो ये है बॉन्ड है वो फॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 वैलेंसी यहाँ पे आ गई, 2 कार्बन, यहाँ पे बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ओके, और दे आर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई कितना हो जाएगा, 1 पाई हो गया, 1 सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया,
ये भी सिग्मा हो गया और ये भी सिग्मा हो गया। ओके, तो एक कार्बन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 पाई 3 सिग्मा, यहाँ पे अगर आप दूसरा कार्बन देखोगे तो दूसरे कार्बन में भी 1 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और एक और चीज है कि जैसे अगर आप बॉन्ड लेंथ देखते हो, बॉन्ड स्ट्रक्चर देखते हो, तो वो चीजें भी कैसे नंबर ऑफ एस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पाई और सिग्मा बॉन्ड के बारे में भी यहाँ पे सीख लेते हैं कि व्हाट इज पाई बॉन्ड एंड व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं नया हेडिंग डाल देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं सिग्मा बॉन्ड। ओके, और सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आगे लिख दिया है। तो अभी व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड में कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ये होता है एक्सियल और हेड टू हेड लीनियर ओवरलैपिंग की वजह से। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो ये होता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सियल और हेड टू हेड, ओके, और लीनियर ओवरलैपिंग की वजह से। ओके, और लीनियर ओवरलैपिंग किसके बीच में होता है, इन बिटवीन। ये हो सकता है एस और पी में फॉर्म हो सकता है, और पी और पी में भी क्या हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग यहाँ पे लेके समझाएंगे। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मैंने कार्बन ले लिया और कार्बन इज अटैच टू द वन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड टू हेड लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर आप पी देखोगे तो एक मैंने कार्बन यहाँ ले लिया और ये मैंने ले लिया दूसरा कार्बन, दूसरे और पहले कार्बन के बीच में भी क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक एस है और एक पी है, यानी हाइड्रोजन किसके अंदर आता है, आपके एस ऑर्बिटल के अंदर आता है, और कार्बन आपके किसके अंदर आता है, पी ऑर्बिटल के अंदर आता है। तो इस तरीके से भी आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब भी यहाँ पे एक्सियल या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, तो इससे जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके, वो कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग इन नेचर। ओके, उसी के साथ अगर आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखोगे, इट डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी ये शेप को भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और सिग्मा बॉन्ड में एक और चीज है कि ये बॉन्ड लेंथ भी आप इससे पता कर सकते हो। ओके, बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड वी कैन डिटरमाइन बॉन्ड लेंथ एज वेल। और सिग्मा बॉन्ड में एक और चीज होती है जो होती है फ्री रोटेशन, यानी आप किसी भी सिग्मा बॉन्ड को कैसे भी आप रोटेट कर सकते हो। ओके, एक्सिस पे अगर इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है तो इस तरीके से आपका रोटेशन पॉसिबल होता है इन सिग्मा बॉन्डिंग में। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डालेंगे हम अबाउट पाई बॉन्ड का। ओके, तो ये आ गया हमारे पास पाई बॉन्डिंग। ओके, अभी पाई बॉन्डिंग का जो फॉर्मेशन होता है, ये कैसे फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन होता है लैटरल, ओके, या और साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। ओके, लैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। ओके, बिटवीन टू पी ऑर्बिटल। अगर आपके पास दो पी ऑर्बिटल है और दोनों पी ऑर्बिटल आपके लैटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका क्या फॉर्म हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप एग्जांपल देखोगे, अगर मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन है तो दूसरा कार्बन अगर मैंने लिया, तो अगर सपोज दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे फॉर्म हो गई, लेकिन अगर इनके बीच में अगर यहाँ पे लैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो रही है इस तरीके से, ओके, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये साथ साथ में सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं और जो पाई बॉन्ड है वो भी यहाँ पे ये फॉर्म करते हुए आपको देखने के लिए
मिलते हैं। ओके, दूसरा है पाई बॉन्ड आर वीक इन नेचर, यानी पाई बॉन्ड को आप इजिली क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। और लेस स्टेबल, अगर आपका वीक है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उसकी कम होगी। बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है। उसके बाद यहां पे इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो ऐसे बहुत सारे जो सिंपल सिंपल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये यहाँ पे आपको एक और चीज यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टॉपिक एक लास्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ये है, इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो इसको हेडिंग यहाँ पे दे लेते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आप अलग अलग कैसे रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। तो सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है आपका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आप क्या क्या चीजें देखते हो। सबसे पहले आप देखते हो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है एक्चुअली में, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे C2H6 कोई कंपाउंड ले लिया, अगर मैंने 2 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन के बीच में ये डॉट यानी एक बॉन्ड, ये मेरे पास दूसरा बॉन्ड हो गया, ये मेरे पास तीसरा बॉन्ड हो गया, ये मेरे पास चौथा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक कार्बन आ गया, एक सेकेंड, ये मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन आ गया, इसके बीच में 2 बॉन्ड, इसके बीच में 2 बॉन्ड, इसके बीच में 2 बॉन्ड। ओके, इस तरीके से क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डॉट, यानी 2 डॉट इज इक्वल टू एक बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अगर आप इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर भी आप बनाओगे, डॉट स्ट्रक्चर से हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ओके, कंप्लीट स्ट्रक्चर पे, तो डॉट स्ट्रक्चर से कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब, जैसे यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लिया था, 2 डॉट मतलब एक बॉन्ड, यहाँ पे 2 डॉट मतलब एक बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, 2 डॉट मतलब एक बॉन्ड, 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 2 डॉट मतलब एक बॉन्ड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर के बाद हम लोग इसी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वी कैन कन्वर्ट इनटू कंडेंस फॉर्म। क्योंकि अगर हमारे पास सपोज बहुत ज्यादा स्पेस हमें नहीं यूटिलाइज करना है, तो हम छोटे से प्लेस पे भी क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं। तो कंडेंस फॉर्म में अगर आप देखोगे तो वी हैव टेकन 2 कार्बन, तो ये मेरे पास एक कार्बन हो गया। ओके, ये फर्स्ट कार्बन इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन, तो सपोज ये मेरे पास सेकेंड कार्बन है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 3 है, और सेकेंड कार्बन में भी जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 3 है। तो ये है मेरे पास कंडेंस फॉर्म ऑफ ये स्ट्रक्चर का। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंडेंस फॉर्म से हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी जा सकते हैं। ओके, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो लाइन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइन स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए तो बहुत इजी होता है। 2 कार्बन है, तो ये मेरे पास पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन। ओके, अगर सपोज नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो ये मेरे पास तीसरा कार्बन, ये मेरे पास चौथा कार्बन, ये मेरे पास 5वां कार्बन, ये 6वां कार्बन, ये 7वां कार्बन। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें भी जा सकते हैं। आपके अलग अलग जो ये होते हैं स्ट्रक्चरल जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो भी हम यहाँ पे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके,
तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, आप चाहे तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली भी अगर आपको कनेक्ट करना है तो यू कैन कनेक्ट मी, ओके। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कभी भी आपको कुछ भी डाउट होगा रिगार्डिंग साइंस केमिस्ट्री के तो आप हमें कभी भी पूछ सकते हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ नोट्स होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस बेस के ऊपर बॉन्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड के ऊपर हम लोग जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ओके, और दे क्वेश्चन आर मेनली बेस्ड ऑन जेडब्ल्यू गेट एग्जाम या फिर जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके कंपैरिजन में हम लोग ने क्वेश्चन भी इसके ऊपर जो लाया है, और उसके लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ओके। इट्स मेनली डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन आंसर ऑफ द बॉन्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो थैंक यू सो मच अगेन, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।